Good afternoon, everyone. So, we are going to discuss the last week's most important current affairs regarding GS paper 2, especially polity and governance. The first topic we are going to take is the Karnataka's menstrual leave policy. अभी देखिए लीव पॉलिसी मतलब क्या है कि लीव कब ले सकते हैं आप रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अभी देखिए ये हाइजीन के ऊपर भी है और वोमेन डिग्निटी के ऊपर भी है, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक मतलब लड़की वो क्या कर सकती है, पूरा साल में 12 लीव्स शी कैन टेक, ठीक है। एक महीने में एक दिन का लीव ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो दैट इज द पॉलिसी दैट हैज बीन created by Karnataka government, and that's a very welcoming policy because it will uphold the dignity of the woman as well as it will uphold Article 41, 42, ठीक है। एंड SDG जेंडर इक्विटी में भी इन सब काम आएगा। तो वही हम लोग थोड़ा देखते हैं कि की फीचर्स क्या क्या है, पॉलिसीज वगैरह क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज अप्रूव्ड लैंडमार्क मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। दिस मेक्स कर्नाटका द फर्स्ट इंडियन स्टेट to extend such benefits women employees across sectors. Across sectors बोल रहा है मतलब this will include not only the government sectors but also the private sectors. Okay, coverage क्या है, applicable to women in both public as well as organized public sectors. Entitlement 1 paid leave per month. मैंने बोला ही अभी कि एक महीने में एक पेड लीव मिलेगा, मतलब उस लीव का पैसा काटा नहीं जाएगा, वो लीव मिलेगा और साल में टोटल कितना हो सकता है, 12। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी इन वर्क प्लेसेस एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। इम्प्लीमेंटेशन टू बी फॉर्मलाइज थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है। तो ये क्या लाएगा, जेंडर इक्वलिटी एट वर्क प्लेस लाएगा, राइट टू हेल्थ एंड वुमेन डिग्निटी। वुमेन डिग्निटी किसके साथ लिंक कर सकते हैं हम लोग, ये तो वुमेन डिग्निटी DPSP के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। और किसके साथ लिंक कर सकते हैं, मैंने पढ़ा है आप लोगों को क्लास में, कौन सा आर्टिकल के साथ लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी बोलता है कि नहीं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ को एक्सटेंड करेंगे तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी भी है। तो उसके साथ भी इसको क्या किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। इंक्लूसिविटी इन द लेबर पॉलिसीज, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, ओके, एथिकल एंड इकोनॉमिक बैलेंस। तो ये सब क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। ग्लोबल रिलेवेंस अगर देखें हम लोग, SDG 5 को ये प्रमोट करता है, जेंडर इक्वलिटी। मैंने आप लोगों को शायद SDG वगैरह ये सब क्लास में कराया था कि SDG याद करो, 17 SDG गोल्स, SDG 1, 2, 3, 4 है ना। SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। यू हैव टू यूज दिस टर्म्स, इफ यू टू यूज दिस आर्टिकल्स, यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड्स, ओके। तो पहला टॉपिक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक लीव पॉलिसी लाया है फॉर द वीमेन। उससे क्या मिलेगा, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट, ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में जो लड़कियां काम कर रही हैं उन लोगों को मेंस्ट्रुएशन के बेसिस पे एक दिन का लीव मिलेगा पर मंथ, और साल में कितना मिलेगा, 12, ठीक है। और ये प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू वोट इन इंडिया। अभी देखिए वोटिंग का सीजन है ना। वोटिंग का सीजन है मतलब क्या, आसाम में तो 2026 में आने वाला है इलेक्शंस। अभी आज बिहार का रिजल्ट निकला है, ठीक है। तो ये टॉपिक पहले से मतलब था ही, मतलब कि राइट टू वोट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है या स्टैच्यूटरी राइट है। इन तीनों में अंतर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज अ राइट विच हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट इज अ राइट विच हैज बीन गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैच्यूटरी राइट इज अ राइट विच हैज बीन गिवन अंडर एनी लॉ which is outside of the constitution, ठीक है। The highest protection is given to the fundamental right, then to the constitutional right, then to the statutory right. Highest protection means it will be very difficult to change, the fundamental rights will be very difficult to change. Then come the degree of protection to the constitutional rights, then to the protection of statutory rights. Because if a ordinary law is providing you a right, then it will be very easy to change that law. Law खत्म तो right खत्म है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टफ है। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लाने के लिए और ज़्यादा टफ होगा, है कि नहीं, डिबेट डिस्कशन वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो अभी क्वेश्चन यह उठता है कि राइट टू वोट इट इज़ ए स्टैच्यूटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ढेर सारा है, ठीक है। कोई जजमेंट ने इसको बोला है कि ये फंडामेंटल राइट अगर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही,
लेकिन ये डिबेट भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये स्टैच्यूटरी राइट है। उसी डिस्कशन को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, ये मैंने आप लोगों को टॉपिक बता दिया है कि ये रिसेंट सुप्रीम कोर्ट एक एफिडेविट फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि राइट टू वोट क्या है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना है। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे मतलब क्या है, ठीक है। अभी तक उसके ऊपर आया नहीं है कुछ भी, लेकिन अभी एफिडेविट फाइल हुआ है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज नहीं आया है, बहुत सालों से चल रहा है कि वोट देने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है। क्यों ये डिबेट है वो हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मीनिंग क्या है? एवरी सिटीजन व्हिच इज 18+ एज है ना, वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। पहले 21 ईयर्स था, अभी कितना है, 18 ईयर्स है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, देखिए, एवरी सिटीजन 18+ कैन वोट अनलेस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब यहाँ पे एक लीगल एंगल भी आ जाता है। मतलब कोई एक लॉ पार्लियामेंट बना के उसको क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये 18+ तो आप है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है, लेकिन एक लॉ है जिसका जो क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, तब आप क्या नहीं हो सकते, एक वोटर नहीं हो सकते, आपके पास राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अगर अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल समझते हैं कि वो जेल में है, उसका केस चल रहा है, ठीक है, उसका राइट टू वोट नहीं है, लेकिन उसका 18+ है वो, बट वो जेल में है, वो अंडर ट्रायल है, उसका राइट टू वोट नहीं है। दैट इज बीन डिफाइंड अंडर द लॉ, दैट इज बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ। तो यहां से ये डिबेट शुरू हो जाता है कि आर्टिकल 360 तो बोलता है कि एवरी सिटीजन ऑफ 18+ कैन गिव द वोट, बट इफ दैट पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो वो लॉ क्या है, ये लॉ है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफेंसेस एज वेल एज राइट टू वोट। क्या बोलता है ये, RPA 1950 एंड 51 डिफाइन ओवर वोटर एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशंस एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। ये लॉ इन सब के साथ मतलब चलता है, और ये ही लॉ आपको डिफाइन करता है, मतलब एक वोटर को डिफाइन करता है कि एक वोटर को क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया उसको मीट अप करना पड़ेगा वोट देने के लिए, उनको सक्षम होने के लिए। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ए पर्सन टू बिकम एलिजिबल टू गिव द वोट। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इस लॉ में लिखा गया है। इसीलिए ये लॉ रेस्ट्रिक्ट करता है बहुत सारे लोगों को और अलाउ भी करता है बहुत सारे लोगों को। इसीलिए इस राइट को क्या बोला जा रहा है, स्टैच्यूटरी लॉ। स्टैच्यूटरी मतलब क्या, कि जो एक लॉ के अंदर है। स्टैच्यूटरी बॉडी भी आप लोगों को मिलेगा। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब एक बॉडी व्हिच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड और एस्टैब्लिश्ड अंडर ए लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, जैसे UPSC, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, ठीक है। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये क्या बोलता है, प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समटाइम्स एक्सटेंडेड टू कवर फ्रीडम ऑफ वोटिंग और नॉट वोटिंग। अभी देखिए ये क्या बोलता है, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस आप कुछ भी कर सकते हो, आपका ये राइट है। अभी देखिए ये बोलता है कि राइट टू वोट आपके पास है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। आपको जो जो क्राइटेरिया फुलफिल होना है आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उसके बाद आप वोट देने के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, आप वोट देंगे नहीं देंगे, वोट किसको देंगे। अगर वोट देने के लिए जाके भी आपने कहाँ पे क्या है, ठीक क्या है, नोटा में क्या है, नॉन ऑफ द अबव में क्या है, ठीक है, वो आपका क्या है, राइट है, दैट इज योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वोट देना या ना देना मतलब वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, वो आर्टिकल 19 नहीं बोलता है, वो कौन सा लॉ बोलता है, ये RPA 1951 बोलता है। लेकिन आप एक बार एलिजिबल हो गए हैं, उसके बाद आप वोट किसको देंगे, वोट देने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो कौन सा आर्टिकल आपको राइट देता है, आर्टिकल 19 देता है। उसमें क्या बोला गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अंडर दिस फंडामेंटल राइट यू कैन प्रेस द नोटा बटन ऑल्सो, कि किसी को पसंद नहीं है मुझे, ठीक है, किसी को नहीं देना है मुझे, है ना, ये आप कर सकते हैं। तो डिबेट यही पे शुरू होता है, मतलब कि राइट टू वोट क्या है, मतलब ये 326 के अंदर डायरेक्ट आता है या इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन रिजेक्टेड कि इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। द डिबेट मेनली रिसाइड्स बिटवीन दिस टू पार्ट, क्योंकि देखिए राइट टू वोट तो 326 में बोला है ना, इसलिए वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो जाता है। लेकिन लास्ट में ये लगा दिया है ना
डिस्क्वालीफाई, अगर डिस्क्वालीफाई नहीं है तो दे सकते हो। तो इसीलिए वो कौन अलाउ करता है, ये आरपीए 1951 में 50 करता है, तो इसीलिए वो क्या हो गया है, स्टैट्यूटरी राइट भी हो गया है। अभी देखिए, हु इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, है ना। अभी हम लोग कौन है बोलने वाले कि राइट टू वोट क्या है, अभी हम लोग को चलना पड़ेगा किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा हम लोग भी वही बोलेंगे, है ना। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ढेर सारा जजमेंट्स में खुद का ही जजमेंट को क्या क्या है, काउंटर किया है। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि हाँ, नेक्स्ट में बोलेगा ना, नेक्स्ट में फिर से बोलेगा हाँ या ना, उसके बैलेंस में, ठीक है। मैं आप लोगों को जब बेसिक्स तक से पढ़ाऊंगा तब ये पूरा दिखाऊंगा, मतलब कि ऐसा जर्नी चलता है, मतलब ये जुडिशरी में चलता ही रहता है कि खुद का ही जजमेंट तो क्या करेंगे, स्ट्राइक डाउन करके नया जजमेंट देंगे, ठीक है। तो ये होता ही रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या क्या, वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या क्या है। एक है एनपी पुन्नास्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर 1952। इसमें क्या बोला गया है, क्लियरली बोल दिया गया है कि राइट टू वोट इज प्योरली ए स्टैट्यूटरी राइट, नॉट ए फंडामेंटल राइट। ज्योति बसु केस में क्या बोला गया है, इट इज ए स्टैट्यूटरी राइट। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला है, अभी देखिए इसमें क्या बोला गया है, इफ नॉट फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये सर्टेनली इट इज ए व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है। तो इसमें उल्टा जजमेंट दे दिया। फिर से 2006 में आई थिंक, यस, कुलदीप नायर केस, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या बोला कि ये क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है। तो अभी हम लोग तो कोई है नहीं, हम लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट जो बोलेंगे हम वही में जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है कि राइट टू वोट इज ए व्हाट, स्टैट्यूटरी राइट। अभी ये डिबेट की वजह से अभी नया वाला एफिडेविट फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि अभी आप फिर से फ्रेशली आप एक बार देखिए, देख के बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है। वो जब आएगा तब देखा जाएगा क्या बोला है, ठीक है। हाँ, फ्रीडम ऑफ वोटिंग, राइट टू वोटिंग, हाँ वही है जो मैंने बोला कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ वोटिंग, कि आपको किसको देना है, कहाँ पे देना है, ये आपका चॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं, वो आर्टिकल 19 में नहीं आता है, वो किस में आता है, आरपीए 1951 में आता है। जैसे मैंने अंडर ट्रायल का बारे में बोला है ना। हमारे इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अभी जो मैंने बोला ना कि अंडर ट्रायल्स कैन नॉट गिव द वोट बट अंडर ट्रायल्स कैन फाइट द इलेक्शन ठीक है। जो मतलब अंडर ट्रायल है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, वो इलेक्शन खेल सकता है, लेकिन ठीक है वो क्या नहीं कर सकता है, वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग डायलेमा दैट इज एग्जिस्ट इन इंडियन पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है। जो भी है हम लोग को एकेडमिकली देखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इंडिया नीड्स फिजिबिलिटी चैलेंजेस। ये हिंदू में आया था ये आर्टिकल। अभी आप लोग को क्या लगता है क्या है यूबीआई, मतलब क्या है? यस, ना ना, नोटा तो पिছত करा हुआ, नोटा हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द लेटर पार्ट, पहले नोटा था नहीं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 19 तो पहले से ही था, लेकिन नोटा देखिए, नोटा क्या है, नॉन ऑफ द एबव। आप जहाँ पे गए हैं आपके पास क्या है, ऑप्शंस वगैरह है, यू हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट एवर यू वांट टू चूज। वो तो आर्टिकल 19 से पहले से ही है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या, आप एक्सप्रेस कर सकते हो आपका फीलिंग्स by giving vote, by drawing, by painting, by creating music or anything like that, है ना। तो सरकार चूज करने के लिए भी कोई कैंडिडेट चूज करने के लिए भी आपका क्या है, फ्रीडम है। तो वो आर्टिकल 19 के अंदर पहले से ही है, नोटा बाद में आया है, नोटा वाला प्रोविजन बाद में आया है, ठीक है। लेकिन राइट पहले से ही है। वो तो टेक्निकल टर्म हो गया ना, वो तो टेक्निकल इशू है। मतलब पहले तो ईवीएम ही नहीं था ना, नोटा कहाँ से दोगे पहले तो बैलेट पेपर था, है कि नहीं। तो बैलेट पेपर में तो वो प्रोविजन था ही नहीं, मतलब नोटा वाला प्रोविजन था ही नहीं। अभी मतलब हम लोग थोड़ा लिबरल डेमोक्रेसी के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए नोटा वाला प्रोविजन भी लाया गया है, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद ही आया था, ठीक है। ओके, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन इंडिया, यूबीआई, ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। ये आप लोग को बहुत फैसिनेटिंग लग सकता है, जनरली मतलब लोगों को ये अच्छा ही लगता है, ठीक है। मतलब ये क्या है कि सबको पैसा दे दो, ठीक है। यूबीआई मतलब क्या है, सबको पैसा दे दो, ये स्कीम वगैरह मत चलाओ, सबको पैसा दे दो। जैसे अभी बिहार में हुआ था लास्ट 3 दिन, मतलब वो इलेक्शन से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 3-4 दिन पहले एक स्कीम लॉन्च हुआ था
कि सभी औरतों को कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। वो तो दूसरा बात है, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। इट इज सिमिलर काइंड ऑफ दैट, ठीक है सर। यूबीआई मीन्स यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज लाइक दैट, पीरियोडिकली एंड कॉन्टिन्यूअसली द सिटीजन्स विल बी गिवन ए लमसम अमाउंट ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, ताकि मतलब पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा है ही नहीं, ठीक है, बेसिक इनकम है ही नहीं, तो उन लोगों को जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए मेनली ये चीज़ है कि आप वेलफेयर स्कीम करते हैं तो घोष बेनिफिशियरीज बहुत ज़्यादा आता है ना। जिसको मिलना है वो उसको नहीं मिलता है, जिसको मिलना नहीं है उसको मिल जाता है। इसीलिए क्या किया जाए, सबको पैसा दे दो, ठीक है, जिसको जो मर्जी वो करेगा। अभी इसमें बेनिफिट्स भी है, निगेटिव्स भी है ना। निगेटिव बेनिफिट्स पहले देख लेते हैं हम लोग, नहीं इसके हिसाब से ही चलते, रुको नहीं तो मतलब ये दिखा नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया गया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या है, और एग्जाम में देखिए दिस टॉपिक इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस फॉर मेन। ये जीएस पेपर 2 में भी आएगा, जीएस पेपर 3 में भी आएगा। जीएस पेपर 2 में आएगा सोशल जस्टिस गवर्नेंस में आ जाएगा, जीएस पेपर 3 ऑब्वियसली इकोनॉमी में आ जाएगा, कि सबको अगर पैसा दे देंगे तो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इकोनॉमी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट एक्चुअली ये टॉपिक स्पेशली किसके साथ है, सोशल जस्टिस के साथ है। सोशल जस्टिस मीन्स कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मीनिंग क्या है, ए बोल्ड वेलफेयर आइडिया प्रोपोजिंग ए पीरियोडिक अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू एवरी सिटीजन। क्या बोला गया है, पीरियोडिक मतलब एक समय के अंतराल में पैसा देते जाएंगे। अनकंडीशनल, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी कास्ट का है, कोई कंडीशन नहीं है, सबको ही दिया जाएगा। कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, वो कैश भी हो सकता है, डीबीटी भी हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि बैंक अकाउंट में डायरेक्ट हो गया, है ना, वो भी हो सकता है। अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका नीड क्या है, ठीक है। इसमें और एक एलिमेंट है यूनिवर्सल, ये सबके लिए होगा मतलब, ठीक है। अनकंडीशनल, नो एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड पीरियोडिक कॉन्टिन्यूअस पेमेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट यूबीआई हैज बीन प्रपोज्ड एज ए रेस्पॉन्स टू, मतलब नीड क्या है, क्यों ये आइडिया प्रपोज हुआ, मतलब एक्चुअली, ठीक है, कि वेलफेयर स्कीम तो चल रहा है, 2-3 वेलफेयर स्कीम बताए तो जो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए अभी मतलब चल रहा है, सबका बताइए, कोई भी बताइए। लाखपति दीदी, ओके, और लखपति भाई तो अच्छा हो, सेम ही है, और बताओ। अरुणोदय स्कीम है ना, हाँ, निजुत महीना है ना, बहुत ढेर सारा स्कीम्स है which are trying to reduce the poverty, which are trying to welfare the people, है कि नहीं। तो अभी ये आइडिया क्यों आया है कि मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्यों देना है, देखिए इसका वजह ये है कि मतलब जो स्कीम्स वगैरह है इन सब में लीकेजेस बहुत है। लीकेजेस मतलब क्या, कि घोष बेनिफिशियरीज बहुत आ जाते हैं। घोष बेनिफिशियरी समझ में आता है कि मतलब फेक अकाउंट बना लिया, ठीक है सर, पैसा उसको मिल रहा है। अभी इंडिया में मतलब इतना तो अभी करप्शन फ्री हुआ नहीं है इंडिया, कि मतलब एक फेक आधार कार्ड या फेक आईडी ये सब ना बना पाए, बना ही लेते हैं बहुत लोग, है ना। तो वो क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो उन सब के पास चला जाता है जिसके पास ऑलरेडी वेल्थ है। लेकिन ये सब स्कीम किसके लिए था, जिसके पास पैसा नहीं था, उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है कि नहीं। तो दैट इज वन ऑफ द इशू। देन जॉब पीरियडिसिटी, अभी देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देयर इज ए बिग थ्रेट दैट जॉब लॉस मे हैपन इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर जॉब लॉस होगा, ऑलरेडी वी आर फेसिंग द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अनएम्प्लॉयबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट तो पता है कि जॉब है ही नहीं। अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब हम लोगों के पास स्किल नहीं है, जॉब तो है, स्किल नहीं है कि हम लोग को ले मतलब रिक्रूट करे, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, एक जॉब इंडस्ट्री मिसमैच होता है कि मतलब इंडस्ट्री को जो चाहिए और हमारे पास जो स्किल है, ये दोनों में क्या है, मिसमैच है। हमारे पास स्किल दूसरा है, इंडस्ट्री में स्किल दूसरा चाहिए, इसीलिए अल्टीमेटली जॉब हम लोग को मिल नहीं पाता है। इसीलिए क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जाता है, ठीक है, लोगों को नौकरी और नहीं मिलता है। इस समय में क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होगा, लोग डिस्ट्रेस में चले जाएंगे। अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी की तरफ चले जाएंगे, मेंटल डिस्ट्रेस में चले जाएंगे। उस समय एक अपॉर्चुनिटी या एक सोल्यूशन दिखाया जाता है कि यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो सकता है, इज ए सोल्यूशन।
क्योंकि देखिए अभी जो ऑटोमेशन का मतलब दौर चल रहा है उसमें सब लोगों के पास स्किल नहीं हो सकता है, या वो ऑटोमेशन का जो स्किल है ना, या एआई जो स्किल्स वगैरह है, वो स्किल्स सीखने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। दिस इज हाई काइंड ऑफ स्किल्स, हाईटेक स्किल्स, उसको सीखने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा। पहले से आपके पास पैसा है नहीं, बिकॉज यू आर फाइटिंग विद पॉवर्टी, बिकॉज यू आर फाइटिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी नया आ गया है, नया दौर शुरू हो गया है, वो दौर को सीखने के लिए आपके पास पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यूबीआई हैज बीन सीन एज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और अल्टरनेटिव कि लोगों को हम लोग पैसा दे देंगे, ठीक है। दे विल यूज दिस मनी टू इम्प्रूव द स्किल। अभी आसाम गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, आई थिंक इसका नाम था जीवन प्रेरणा। जीवन प्रेरणा आई थिंक अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। इसको ये क्या करेगा, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है उन सबको पैसा देगा 2500 रुपये, ठीक है। वो क्या क्यों बोल रहे हैं, क्यों देंगे? क्योंकि वो मतलब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री स्किल मिसमैच का बारे में जो बताया था वो थोड़ा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यूबीआई हैज बीन सीन एज अ सॉल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। नेक्स्ट क्या है? परसिस्टेंट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अभी देखिए एलपीजी रिफॉर्म के बाद से वी हैव जनरेटेड वेल्थ। एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब 1991 में जो हम लोगों ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये सब क्लास में डिस्कस किया होगा। तो उससे बाद क्या हुआ है, द इनइक्वालिटी हैज बीन राइजिंग। जो बोलते हैं ना, एक मतलब फेमस डायलॉग है ना कि मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। दैट इज रियलिटी, दैट इज रियल ट्रूथ, ठीक है। अभी जो वेल्दी 1% है इंडिया में, टॉप 1% holds 39% of the wealth, 10% holds more than 77% of the wealth, ठीक है। आज हम लोग और एक पढ़ेंगे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, G20 कमेटी ने बनाया है, वो वर्ल्ड को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है, हाईएस्ट लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है कि मतलब जो 1% टॉप 1% है वो 40% वेल्थ पकड़ के बैठे हुए हैं। दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ मतलब इनइक्वालिटी, है ना। तो इन इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे? जो गरीब है उन लोगों को क्या देंगे? पैसा देंगे, वेलफेयर स्कीम करेंगे। अभी वेलफेयर स्कीम भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, गोस्ट बेनिफिशियरी रह रहा है, तो डायरेक्ट दे दीजिए पैसा, है ना। स्किल अप कर लेंगे, जॉब ढूंढ लेंगे, तो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, अभी देखिए क्या होता है, ये यूबीआई मतलब ऐसा होगा कि यूबीआई अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो बहुत ढेर सारा वेलफेयर स्कीम्स विल बी कट डाउन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन मतलब ढेर सारे स्कीम को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी तो ज़्यादा होगा ना। ब्यूरोक्रेसी नीड टू बी इन्वॉल्व इन ए वेरी मच हायर मैनर टू रन दोज स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, है कि नहीं। ढेर सारा स्कीम अगर होगा तो बहुत बार आपको क्या करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा। अगर अभी एक बार में ही मतलब पैसा चला जाएगा, वेलफेयर स्कीम हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली वो इजी हो जाएगा मतलब हैंडल करने के लिए। अभी सभी स्कीम में देखना पड़ेगा कि कौन कौन बेनिफिशियरीज है, क्या क्या है। यूबीआई एक बार में चला जाएगा, इट विल बी इजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू हैंडल, है ना। एनी डाउट? यस, नहीं हुआ है। नो, दीज आर नॉट यूबीआई स्कीम्स, नो। यूबीआई नीड टू बी यूनिवर्सल, ठीक है सर। यूबीआई नीड टू बी यूनिवर्सल, अनकंडीशनल एंड पीरियोडिक, ओके। अभी ओरिजिनल पीरियोडिक है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। जीवन प्रेरणा क्या है, वन टाइम है, वो पीरियोडिक नहीं है, मतलब वो 5-6 महीना तक चलेगा, ठीक है आई थिंक, मतलब या वन टाइम है शायद, यूनिवर्सल भी नहीं है वो, है ना, वो मतलब वो भी है। तो वो सब यूबीआई नहीं है, मतलब यूबीआई के अंदर नहीं आता है, ओके। सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा अभी देखिए। अभी आप लोग बताइए, आप लोगों को मैं 10,000 रुपये दे दूँ, ठीक है, 10,000 20,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 20,000 में आप लोगों को दे दूँ, क्या करेंगे आप लोग? ऐसे इंडियन मेंटेलिटी देखते हैं, क्या करेंगे आप लोग बताइए तो? हाँ, कुछ खरीदेंगे शायद, है ना, कहीं पे घूमने जाएंगे शायद, कहीं पे कुछ खरीदेंगे शायद, कि मतलब कुछ कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे शायद। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे सर KFC कभी नहीं गया, KFC में जाऊंगा, अच्छी तरह से खाऊंगा, या कोई कपड़ा वगैरह खरीदेंगे या कोई शू वगैरह, अल्टीमेटली कंजम्पशन करेंगे, कंज्यूम करेंगे ना। तो पैसा जब आएगा लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। कंजम्पशन करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा, डिमांड समझ में आता है ना, सप्लाई एंड डिमांड, है ना। लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जो प्रोड्यूसर है उसको लगेगा अच्छा सेल बहुत हो रहा है और प्रोड्यूस करो,
है ना, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो उसका क्या होगा, राइज होगा। तो इकोनॉमिकली वो क्या होगा, बेनिफिशियल तो है, इट विल बूस्ट द डिमांड। सपोर्ट द अनपेड लेबर, हाँ वो तो है ही। जो केयर इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को मिलेगा, केयर इकोनॉमी मतलब देखिए हम लोग जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या कोई भी मतलब पर कैपिटा इनकम कुछ भी हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, अनपेड वर्क को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे मदर्स केयर, ठीक है, नहीं करते हैं ना, ये हंसने वाली बात नहीं है, हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। दैट्स ए वेरी बिग इकोनॉमी इन जापान राइट नाउ, इसको बोलते हैं केयर इकोनॉमी, ठीक है। बुजुर्गों का सेवा करना, दैट्स ए वेरी बिग बिजनेस इन जापान एंड साउथ कोरिया। ये अभी इंडिया में भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ गए हैं। पहले तो जॉइंट फैमिली था, बहुत लोग होते थे संभालने के लिए, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है। दैट्स ए इकोनॉमी ना, यू नीड टू पे। अभी क्या होता है, हम लोग तो हम लोग के मतलब जो मम्मी है पापा है या घर में जो काम करते हैं उन लोगों को तो हम लोग पैसा नहीं देते हैं, या हम लोग जो काम करते हैं किसी के लिए वो तो हम लोग पैसा नहीं देते हैं, हमको नहीं मिलता है। तो क्या होगा, जो अगर ये जो मतलब हम लोग यूबीआई करेंगे तो उन लोगों को भी तो पैसा मिलेगा ना, है कि नहीं, उन लोगों को भी पैसा मिलेगा। तो जो अनपेड लेबर है उन लोगों को क्या मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, वो लोग भी क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, अल्टीमेटली इकोनॉमिक बूस्टअप होगा, है ना। पायलट एविडेंस एक है, दो हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं, ये सेम ही है। सेवा बोल के एक एक्चुअली एनजीओ है, उसने यूएनडीपी के साथ मिलके मध्य प्रदेश में एक मतलब वो क्या था, मतलब एक स्मॉल स्केल एक टारगेट मतलब एक ऑपरेशन क्या था, स्मॉल स्केल यूबीआई इम्प्लीमेंटेशन क्या था, मतलब एक टारगेटेड एरिया में। तो यूबीआई मतलब पूरा प्रॉपर यूबीआई उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो एक वो एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रायल वर्जन था, मतलब कि पूरा देश में करने से पहले छोटे छोटे जगहों में हम लोग करके देखते हैं। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है कि यूबीआई देने की वजह से बहुत लोगों का क्या हुआ है, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हुआ है, हेल्थ, स्कूलिंग और प्रोडक्टिविटी क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी बाय 20 to 30%। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत निकल के आए हैं, ठीक है। तो दैट इज ए व्हाट, दैट इज ए रियल टाइम एविडेंस दैट हैज बीन टेकन फॉरवर्डेड बाय सेवा प्लस यूएनडीपी, दोनों मिलके ही वो ट्रायल किया था, ठीक है। तो दैट्स ए रियल टाइम एविडेंस। उसके बाद ये एंगल भी हम लोग देख लेते हैं, पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस। पॉलिटिकल तो क्या है, कार्ब पॉपुलिज्म, पॉपुलिस्टिक पॉलिसी समझते हैं, पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज ये कंट्रोवर्शियल है। पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज मतलब कि ऐसा पॉलिसी जो देश के लिए नहीं है लेकिन वोट बैंक जीतने के लिए है, पॉपुलर डिमांड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्म लोन वेवर, फार्म लोन वेवर इज ए काइंड ऑफ ए पॉपुलिस्ट, बहुत ढेर सारा है पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज। पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज आर सिंपली दोज पॉलिसीज which target is not of the overall development of the country, is to gain only the vote bank। पॉपुलर पॉलिसी है वो, ठीक है। फार्म लोन वेवर क्या है कि बहुत सारा फार्मर्स ने क्या है, लोन लिया है, ठीक है, वो लोग क्या नहीं कर पा रहे, लोन रिपे नहीं कर पा रहे। तो इलेक्शन आने वाला है तो वो किसी ने बोल दिया कि अगर मैं इलेक्शन में जीत गया सबका लोन माफ, वो जीत भी गया, ठीक है। उसके बाद उसको लेना पड़ेगा डिसीजन, है कि नहीं, इसलिए उसने क्या कर दिया, लोन माफ भी कर दिया। अगर लोन माफ कर दिया तो ये डायरेक्टली किसके ऊपर इंपैक्ट करेगा, बैंकों के ऊपर, बैंकों के ऊपर इंपैक्ट करेगा तो पूरा क्या होगा, इकोनॉमी के ऊपर ही इंपैक्ट हो रहा है ना, है कि नहीं। तो दैट्स ए वेरी बिग इशू, है कि नहीं। तो ये अगर यूबीआई दिया जाए, पैसा तो आप दे ही रहे हैं, है कि नहीं, तो पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज भी क्या होगा, कार्ब होगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले से पैसा दे ही रहे हो तो गवर्नमेंट will not think of that kind of things, ठीक है। Then reimagining the citizen-state relationship will strengthen, it will strengthen the democracies and it will empower the voters to focus on governance। अभी देखिए, लोगों के पास पैसा नहीं है इसीलिए उन लोगों को खरीदा जा सकता है पैसे से। इंडिया में वही इशू है इलेक्शन का कि पैसे से खरीदा जा सकता है। अभी सब लोगों के पास अगर पैसा होगा तब लोग क्या सोचेंगे कि डेवलपमेंट मिल रहा है कि नहीं, एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिल, इन सब के ऊपर चलेगा, है कि नहीं, बेटर गवर्नेंस की तरफ जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, अभी गरीबी है तो लोगों को पैसा दे के इलेक्शन से पहले वो हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, वोट दे देते हैं। तो पीपल विल ऑल्सो
विल बी फोकस टुवर्ड्स बेटर गवर्नेंस। तो ये सब देखिए बेनिफिट्स हैं। चैलेंजेस भी देख लेते हैं। आप लोगों को हमेशा ही याद रखिए, आप लोगों को कोई भी एक टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप लोगों को दोनों तरफा ही आप लोगों को पढ़ना है। पॉजिटिव हम लोग देख लेंगे, चैलेंजेस भी देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेज में ही आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड आप लोगों को माइंडसेट रखना है। और मेंस में मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सराउंडिंग लाइक दिस, मतलब डायरेक्ट ऐसे ही नहीं आएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड बताओ, लेकिन अगर ये 3 एंगल आप लोग अगर सीख लेंगे तो उसी को घुमा फिरा के आप लोग आंसर में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ही उसी नजरिया से आप लोग को देखना चाहिए। चैलेंजेस क्या होगा? एक तो हो गया हाई फिजिकल कॉस्ट। अभी इतना ढेर सारा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर तो क्या आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा। अभी इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पैसा तो हम ही छापते हैं, है ना, पैसा तो आरबीआई ही छापता है ना, पैसा तो हम लोग ही प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करके दे देंगे। आ रहा है किसी के मन में ये क्वेश्चन? नहीं आ रहा है? इसका इम्पैक्ट तो पता है आप लोगों को, है ना। रूपी क्या होगा? रूपी का वैल्यू गिर जाएगा। अभी जो 10 रुपये में मिल रहा है वो कहाँ पे मिलेगा? 100 रुपये में मिलेगा। अल्टीमेटली पैसा का वैल्यू वही रहा, है ना। लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऐसे केजी हिसाब से लेके जाना पड़ेगा पैसा टमाटर खरीदने के लिए। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 1 की मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। मतलब एक ब्रेड खरीदने के लिए मतलब इतना हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, एक ब्रेड खरीदने के लिए लोग ट्रॉली भर के मतलब पैसा लेके जा रहे हैं। पैसा इतना फ्लडेड हो गया है, वो लोग एक सब्जी खरीदने के लिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए ट्रॉली भर के मतलब पैसा लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू कुछ नहीं है, पैसा ज़्यादा आने से क्या होगा, उस पैसा का वैल्यू तो होना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो दैट्स ए इशू। तो फिजिकल कॉस्ट तो होगा बहुत ढेर सारा। अभी इकोनॉमिक सर्वे ने 2016 में ही एस्टिमेट किया था कि अगर यूबीआई इंप्लीमेंट किया जाए तो 4 to 5% ऑफ द जीडीपी एडिशनल बर्डन सहना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, एक बात तो हम लोगों ने बता दिया कि पैसा आएगा तो कंजम्पशन करेंगे। अभी ये भी तो है कि पैसा आ गया, चीज़ों का दाम भी तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अभी जो चीज़ 10 रुपये में मिल रहा है तब वो 20 रुपये में मिलेगा, 15 रुपये में मिलेगा। अभी जो रुपये का जो वैल्यू था वो भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। अल्टीमेटली आपको जो 10,000 20,000 रुपये मिला उसका वैल्यू घट के मतलब 5,000 4,000 हो जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन चला गया तो वो 10,000 जीरो हो जाएगा, है ना। वो बहुत बड़ा इशू है कि नहीं। तो पैसा दे देने से ही अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाता तब तो हम लोग कब का प्रिंटिंग करके पैसा दे देते, है ना, लेकिन वो नहीं होगा। लेबर मार्केट डिस्टॉर्शंस, पोटेंशियली रिड्यूस इन वर्क आवर्स बाय 1.6 to 3.3%। ये एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। एक सर्वे में आया था कि अगर यूबीआई इंप्लीमेंट किया जाए तो लोग क्या होंगे, अनप्रोडक्टिव बन जाएंगे। पैसा आ गया तो हम लोग काम क्यों करें, है ना। वो तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, है ना। तो वो बहुत बड़ा एक इशू है। तो जो लेबर आवर है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट करेगा ही, है ना, इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी। कुड इफेक्ट द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो वहाँ पे अभी देखिए आसाम में अभी एक बहुत बड़ा फेनोमेना चल रहा है, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अभी जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए जो लोग मिलते थे ना पहले 10 साल 20 साल पहले, अभी वो मिलना कम हो गया है। आप लोग भी ने ये शायद मतलब देखा होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों के पास अभी सर्वाइवल के लिए सब कुछ गवर्नमेंट से मिल जाता है। ठीक है, उन लोगों को सब कुछ मिल जाता है, दाल चावल सब कुछ मिल जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बहुत सही है। ठीक है, ये बहुत सही है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, एटलीस्ट कोई मतलब हंगर से तो नहीं मर रहा है, सही है। लेकिन वो क्या हो गया है, ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा हैम्पर है। पहले जो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह होता था, मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह चलता था, जो मतलब जॉब करते थे, अभी नहीं कर रहे वो लोग। उन लोगों को फ्रीली मिल रहा है सब कुछ। तो दैट्स ए वेरी बिग इशू। लोग अनप्रोडक्टिव हो गए हैं, काम करना नहीं चाहते। अल्टीमेटली वो शब्द में यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन मतलब वो लेजी हो जाएंगे, मतलब लोग, है ना। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या, लेजी हो जाएंगे ना। लेजी होंगे तभी काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तभी तो क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, है ना। और इसके साथ क्या होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके काम के वजह से ही तो प्रोडक्शन हो रहा था, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। इस साइड से इन्फ्लेशन तो हो ही रहा था, इस साइड से प्रोडक्शन भी घट गया, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, है ना। तो ये सब तो इशू है।
प्रेशर वेलफेयर आर्किटेक्चर, हाँ इसमें क्या बोला गया है कि मतलब आप स्कीम को भी रखेंगे, यूबीआई को भी देंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं, डबल वेलफेयर बर्डन आप सह नहीं पाएंगे। इंडिया इज नॉट दैट इकोनॉमिकली स्ट्रांग येट कि हम लोग दोनों बर्डन क्या ले पाए कि यूबीआई भी दे रहे हैं, वेलफेयर स्कीम भी दे रहे हैं, नहीं हो पाएगा भाई, है ना। पैसा का जो मतलब रुपये का जो वैल्यू है वो घट जाएगा और उल्टा इन्फ्लेशन चला जाएगा, है ना। Implementation of the administrative facility, India lacks clean and real-time beneficiaries data. JAM Trinity improved the coverage, but exclusion errors persist. Ghost beneficiaries के बारे में मैंने बोला है, जो पहले भी मैंने बोला था. Universal model avoids targeting issues, but raises cost multipliers. अभी देखिए, यूनिवर्सल मॉडल में क्या हो गया कि सबको ही पैसा दे दिया, टारगेट बेस तो होगा नहीं, इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, बताओ तो। पैसा हम लोग सबको दे दें, गरीब अमीर सबको दे दें, सेम टाइप का है पैसा, सेम पैसा है, कितना पैसा देना चाहिए बताओ, बताओ कितना पैसा देना चाहिए, 20,000 25,000, जो कोई भी एक फिगर पकड़ लो, ठीक है, सबको देंगे, लेकिन ठीक है सबको ही देंगे, गरीब अमीर नहीं देखेंगे, सबको देंगे। तब बताओ इनइक्वालिटी राइज होगा, सेम रहेगा या रिड्यूस होगा? सेम रहेगा। क्या होगा? और पैसा आ गया, इनइक्वालिटी राइज होगा या सेम होगा? घटेगा तो नहीं ये तो गारंटीड है, सेम रहेगा या क्या होगा, राइज होगा, है ना। तो ये जो इनइक्वालिटी वाला इशू था, जहां से हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था कि इनइक्वालिटी है, बहुत लोग ऊपर चले गए, बहुत लोग नीचे चल गए, अभी नीचे वाले को ऊपर उठाओ, उसी वजह से यूबीआई के बारे में चल रहा था ना डिस्कशन, वो तो पर्पस ही बीट हो गया, है ना। हाँ ज्यादा है ना, सेम रहेगा या राइज होगा, घटेगा तो नहीं गारंटीड, है ना। तो इसलिए कुछ मतलब क्या दिया गया है, मतलब वो सॉल्यूशंस भी दिया गया है कि मतलब आप यूबीआई कीजिए लेकिन सबको मत दीजिए, जो बॉटम 40% है, नीचे तबके का जो 40% है इकोनॉमिकली, उन सबको सिर्फ क्या दीजिए, यूबीआई अवेलेबिलिटी कीजिए। जो गरीब मतलब नीचे का जो 40% है, टॉप 1% जैसे 40% ले रहा था, वैसे नीचे से भी 40% आ सकते हैं, हम लोग भी आ जाएंगे शायद, ठीक है। तो उन लोगों को दीजिए यूबीआई, उन लोगों को पैसा दीजिए, क्योंकि जो अमीर है उन लोगों को यूनिवर्सल पैसा देने का क्या जरूरत है ना। जो नीचे है उन लोगों को दीजिए, ठीक है, दैट इज ए सॉल्यूशन। इंट्रोड्यूस यूबीआई लाइट। यूबीआई लाइट क्या है? बेसिक इनकम गारंटेड ड्यूरिंग डिस्ट्रेस ईयर्स। जो डिस्ट्रेस ईयर्स हैं, जैसे मतलब फसल खराब हो गया हो, या मानसून खराब है, एल नीनो का इशू है, ठीक है, मानसून खराब होने की वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गया है, या कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि एक स्पेसिफिक सेक्टर में क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है बहुत बड़ा बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल इवेंट्स। तो सेक्टर स्पेसिफिक या टाइम स्पेसिफिक, दैट शुड बी ऑन द डिस्कशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूबीआई शुड बी देयर। यूनिवर्सल तो नहीं होगा, लेकिन मतलब क्या होगा, बेसिक एक सोर्स दिया जाए उन लोगों को पैसा देने के लिए। एंश्योर यूबीआई कॉम्प्लीमेंट्स नॉट रिप्लेसेस स्कीम्स फॉर डिजेबल एल्डरली अलाइनिंग विथ सोशल जस्टिस कमिटीज रिकमेंडेशंस। तो जो मतलब मार्जिनलाइज कमिटीज हैं, जैसे मार्जिनलाइज कमिटीज एल्डरलीज, डिजेबल्स, ठीक है, जो गरीब हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिए, टारगेटेड स्कीम रखना चाहिए और यूबीआई भी देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को, सबके लिए नहीं। पैसा उनके लिए होना चाहिए, स्कीम भी होना चाहिए, यूबीआई भी होना चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं होना चाहिए। तब मतलब वो यूबीआई नहीं रहेगा, और क्योंकि यूनिवर्सल होना पड़ेगा, तो यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। तो यही था मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैंने वर्ड यूज किया है, यू कैन यूज दिस वर्ड, ए फेज्ड और क्वासी यूनिवर्सल मॉडल शुड बी इम्प्लीमेंटेड। क्वासी यूनिवर्सल मतलब क्या है कि इट्स नॉट ए कंप्लीटली यूनिवर्सल थिंग, बट इट इज ए पार्शियली यूनिवर्सल। एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी टारगेटेड, नॉट द ओवरऑल कंट्री, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये छोटा सा न्यूज़ है, 8 सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है। ये पे कमीशन क्या है, ये सैलरी वगैरह रिवाइज करते हैं, मतलब हर 10 साल में क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा पे कमीशन क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। इट इज कंसिडर्ड एज जनरली इट इज एड हॉक एग्जीक्यूटिव कमिटी। एड हॉक एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या है, पहले तो एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, जो एग्जीक्यूटिव बनाता है। अभी एग्जीक्यूटिव क्या है वो मत पूछो, वो मैं क्लास में समझाऊंगा, अगर नहीं है तो तुम लोगों को। यहाँ एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट,
PM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अभी इतना ही मोटा मोटा समझ लो। एग्जीक्यूटिव मतलब वो गवर्नमेंट जो हम लोग बोलते हैं, वो एस्टेब्लिश करता है पे कमीशंस, ठीक है। इससे पहले 7 पे कमीशन, 6 पे कमीशन, ये सब आ चुका है। तो पे कमीशन क्या करता है, हर 10 साल में वो रिवाइज करता है पे स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फ्लेशन, ऐसा वो लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अभी 8 पे कमीशन को गठित किया गया है अंडर ए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई, उनके अंदर ये किया गया है। तो ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पीसी क्या है, पे कमीशन, ए न्यू पे कमीशन इज एस्टेब्लिश एवरी 10 years अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिए इसके अंदर होता है। और ये मैंने क्या कमिटी बताया, मतलब क्या बॉडी बताया मैंने, ये एडहॉक क्या, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के वजह से ये आता है, गठित होता है। एडहॉक मतलब क्या, एडहॉक मतलब क्या, एडहॉक मतलब टेम्पोररी, जब नीड होता है तब ऐसा बॉडी क्या किया जाता है, गठित किया जाता है, ठीक है। यूजुअली ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हेड्स द पीसी। अभी कौन है, चेयर बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। द कमीशन विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विथिन 18 months एंड मे इशू इंटरिम रिकमेंडेशंस ऑन स्पेसिफिक मैटर्स बिफोर कंप्लीशन। तो अभी वो गठित हुआ है, अभी 18 महीने बाद, 18 महीने बाद वो क्या देंगे, रिकमेंडेशंस वगैरह देंगे, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा फ्रॉम 2026, 1 जनवरी 2026 से ये क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अभी देखिए इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी देखिए, अभी ये गठित हुआ है इन द मंथ ऑफ आई थिंक नवंबर, यस इन दिस मंथ इट हैज बीन एस्टेब्लिश। अभी इस महीने हुआ है, 2025 लास्ट में हुआ है ये, ठीक है। ये रिपोर्ट कब सबमिट करेंगी, 18 मंथ के बाद, है ना, मतलब 1.5 साल के बाद। मतलब ये रिपोर्ट कब देगी, ये 2027 में देंगी, है कि नहीं, 2027 में देगी। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, 2026 1 जनवरी से। इसका मीनिंग क्या है, मैंने बताया भी है, लेकिन आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं, बताओ इसका मीनिंग क्या है। रिपोर्ट देगा 2027 में, लेकिन इंप्लीमेंट हो रहा है 1 जनवरी 2026 के। इसका मतलब क्या है, देखिए सैलरी 1 जनवरी 2026 से उस हिसाब से तो मिल नहीं सकता है ना, रिकमेंडेशन तो मैं दूंगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जब रिकमेंडेशन दे दिया जाएगा तब जो सैलरी मिलना चाहिए वो आपको एक मतलब एरिया के हिसाब से आपको मिल जाएगा, एक एडिशनली आपको मिल जाएगा। मतलब सैलरी अभी जो स्ट्रक्चर है वही चलता रहेगा। 2027 में जब ये रिकमेंडेशन दे देंगी तब ये पैसा तो मतलब सरकार के पास है, मतलब 2026 1 दिसंबर से 1 जनवरी से 2027 तक, मतलब 1 साल का पैसा किसके पास होगा, मतलब सरकार के पास होगा। जब ये रिकमेंडेशन देगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन सबको वो पैसा एक साथ मिल जाएगा, जो एडिशनल पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए। जनरली क्या होता है, पे हाइक होता है, मतलब पे हाइक मतलब इन द सेंस कि अगर अभी ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जिसका सैलरी 18,000 था, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ मोटा मोटा, जिसका सैलरी 18,000 था 8 पे कमीशन के बाद वो 46,000 हो जाएगा, ठीक है। जिसका सैलरी सपोज 60,000 था उसका अराउंड 1,10,000 ऐसा पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अभी जो ये एडिशनल पैसा है वो पैसा 1 जनवरी से नहीं मिलेगा, वो एडिशनल पैसा जमा होते जाएगा, ठीक है, बाद में एरिया के हिसाब से वो मिल जाएगा सबको। समझ में आ रहा है। हाँ, तो 8 पे कमीशन आप लोग को एकेडमिकली इतना समझ में रखना चाहिए कि पे कमीशन क्यों गठित किया जाता है, to revise the salary structure for the central government employees, not all government employees, only for the central government employees। अभी वो 8 पे कमीशन का जो रिकमेंडेशंस होगा उसी सबको जनरली क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सेंट्रल पे कमीशन जो रिकमेंडेशंस देगा 2027 में देगा ना, उसी को जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स भी क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन वो पहले इम्प्लीमेंट किसके ऊपर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर होगा, ठीक है। ये कैसा कमिटी है, एडहॉक एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव मतलब ना ये लॉ के अंदर है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये एग्जीक्यूटिव ने खुद के काम के लिए बनाया है, रिजोल्यूशन से बनाया है। इट्स ए एडहॉक कमिटी। एडहॉक मतलब इट्स ए टेम्पोररी कमिटी, इट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड सिचुएशन।
ठीक है, प्योरली टेम्पोररी कमिटी। जनरली 10 साल के अंतराल में ऐसा कमिटी बनाया जाता है। ये सिग्निफिकेंस मैंने दिया हुआ है, इट विल इफेक्ट नियरली 1.15 करोड़ बेनिफिशियरीज, एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स को ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, जो 7 पे कमीशन था, 7 पे कमीशन में जो सैलरी हाइक हुआ था वो था कितना, 23.5% हुआ था। सैलरी हाइक हर बार ही होता है, मतलब ये पहली बार नहीं है, हर बार ही पे कमीशन आएगा और सैलरी हाइक करेगा, पे कमीशन आएगा सैलरी हाइक करेगा। तो लास्ट जो सैलरी हाइक हुआ था वो कितना परसेंट हुआ था, 23.5% हुआ था। इसके ऊपर और न्यूज़ वगैरह आएंगे, हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद एक है सुप्रीम कोर्ट ड्रॉज ए रेड लाइन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है, द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 6 नवंबर 2025, मतलब लास्ट वीक। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर किसी को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो उसको बोलना पड़ेगा कि आपको कौन सा ग्राउंड में आपको क्या क्या है अरेस्ट किया है, मतलब किस वजह से आपको क्या किया गया है अरेस्ट किया है, वो रिटर्न में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, रिटर्न में देना पड़ेगा। और जो अरेस्टी है, मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है, वो जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसको उसी लैंग्वेज में रिटर्न ऑर्डर देना पड़ेगा। समझ में आ गया? 2 बात बोला मैंने। एक बात क्या बोला कि जब अरेस्ट करने के लिए जाएंगे आपको बोलना पड़ेगा आपको आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर अरेस्टिंग मी। ठीक है, ये बोलना पड़ेगा। सपोज मुझे हिंदी नहीं आता है, मतलब अभी तो आता है, ठीक है, सपोज मुझे हिंदी नहीं आता है, तमिल नहीं आता है, कोई एक लैंग्वेज नहीं आता है, ठीक है, तो मुझे जो लैंग्वेज आता है उसी लैंग्वेज में आपको क्या देना पड़ेगा, रिटर्न ऑर्डर मुझे लिख के देना पड़ेगा, ताकि अरेस्टी को क्या है समझ में आए। अभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि एक मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पे रिटर्न ऑर्डर लिख के देना मतलब क्या नहीं है, संभव नहीं है। तब आपको क्या करना है, आपको ऑरेली अरेस्टी को बोलना है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स आई एम अरेस्टिंग यू। ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पास लेके जाने से 2 घंटा पहले आपको रिटर्न ऑर्डर देना ही है। ठीक है, आपको क्या देना है, रिटर्न ऑर्डर देना ही है। फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब वहां पे एक हिबास कॉर्पस बोल के एक चीज है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, उसमें बोला जाता है कि आपने किसी को अगर अरेस्ट किया है, मतलब पुलिस ने अगर किसी को अरेस्ट किया है तो विथिन 24 आवर के अंदर उसको प्रेजेंट करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, अभी बोला गया है जो अरेस्टी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने से मिनिमम 2 घंटा पहले रिटर्न जो है ना वो देना पड़ेगा। अगर मतलब बेस केस सिनेरियो तो ये है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट यू नीड टू गिव द रिटर्न क्लेरिफिकेशन ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर अरेस्टिंग। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन है तब मजिस्ट्रेट के सामने लेने से 2 घंटा मिनिमम पहले आपको क्या देना है, वो रिटर्न रिकमेंडेशन देना है इन द लैंग्वेज व्हिच द अरेस्टी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, यही है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बता दिया। अभी ये देखिए, ये जो है, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट सब लॉज के लिए है, देयर इज नो एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, देखिए, द अरेस्टेड पर्सन इन ए लैंग्वेज दे अरेस्टेड इन ऑल केसेस विदाउट एन एक्सेप्शन। कोई भी केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जिस भी केस में हो आप अरेस्ट कर रहे हो, कोई भी केस हो, आपको क्या देना है, रिटर्न वो लेटर आपको लिख के देना ही है। ये जो जजमेंट दिया है उसको आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इसको प्रमोट करता है, आर्टिकल 19 को भी प्रमोट करता है, आर्टिकल 21 को भी प्रमोट करता है। ठीक है, अभी थोड़ा इसमें डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन मतलब क्या, वो जजमेंट का ही थोड़ा एलाबोरेशन है, थोड़ा देख देते हैं हमें। देखिए क्या बोला गया है, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इट इज अ फंडामेंटल एंड मैंडेटरी सेफगार्ड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1। देखिए पहले ये दिखा लेता हूं मैं आप लोगों को, ये पढ़िए। तो आर्टिकल 21 तो सबको पता ही होगा शायद, कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या है, अरेस्टेड पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। अभी ये एज सुन एज पॉसिबल वाला घटा के क्या कर दिया है कि जब आप अरेस्ट कर रहे हैं तभी आपको देना है, और मजिस्ट्रेट के सामने लेने से 2 घंटा पहले आपको मिनिमम तो देना ही है। तो ये एज सुन एज पॉसिबल वाला पहले डिफाइन था नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है, इंटरप्रेट कर दिया है। ठीक है, ये क्लियरली बता दिया है कि आपको क्या फॉलो करना है।
तो ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को भी क्या करता है, आप फिल करते हैं। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद ही। मैं पहले ही देने वाला था लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज वो दे नहीं पाया, लेकिन आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग नोट डाउन करते जाइए, बाद में आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा नेक्स्ट क्लास से देखता हूँ मैं कि आप लोग को क्लास से पहले मैं पीडीएफ दे दूँ, आप लोग प्रिंट आउट करके लेके आइए, उसी पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख के भी जा रहे हो, ठीक है। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, जो एडिशनल पॉइंट्स मैं बोलूँगा वहाँ पे ही आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द मोड ऑफ एक्चुअली टीचिंग ऑफ मी। मैंने इन लोगों को पढ़ा है, मैंने वैसे भी आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, वैसे ही भी मैं करूँगा मतलब क्लास में। तो इस क्लास में भी हम लोग देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या हो सकता है। ये देखिए यूएपीए, पीएमएलए, यूएपीएमएलए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन है, इन सब के लिए ही क्या होगा, ये एक्सटेंडेबल होगा। ये पहले से ही है एक्चुअली, यूएपीए पीएमएलए में अभी सबके लिए ही है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस मैंने बोला कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप रिटर्न नहीं दे सकते, आपको क्या देना पड़ेगा, ऑरली आपको बोलना पड़ेगा। मैंने आप लोग को बता दिया ना कौन सा वही है, अभी सिर्फ मैं यहाँ से पीडीएफ वाइज आप लोग को देख रहा हूँ। However, written grounds must be furnished within 2 hours before producing accused to the magistrate for remand proceedings. This should ensure judicial balance. Article 22 clause 1 preserving the operational continuity of the criminal investigation. तो criminal investigation में भी मतलब इशू ना आए तो दोनों को ही बैलेंस किया गया है। Mode of communication वही बोला कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द arrestee। हाँ, ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मिंग द रिलेटिव्स। The ruling also reinforced that a friend, relative or a nominated person of the arrestee must also be informed in writing about the arrest, place of detention। मतलब किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर को आपको बताना होगा कि इसको हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, ठीक है। ऑरली भी आप लोग क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। ये किसको, ये कहाँ पे लिखा गया है, सेक्शन 48 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वो पहले क्या था, CRPC था, अभी BNSS बन गए हैं। मैजिस्ट्रेट रोल क्या होगा, मैजिस्ट्रेट को ये जो जजमेंट दिया गया है, जो रूल रेगुलेशन बताया गया है, सबको इसको फॉलो क्या है कि नहीं, मतलब जो एजेंसी है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस आर्टिकल 21 प्रमोट करेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, है ना, एंड प्रोसीड्यूरल फेयरनेस भी बढ़ेगा, है ना। इट विल इंप्लीमेंट रूल ऑफ लॉ एज वेल एज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डज इंडिया नीड ए न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए, दिस टॉपिक एक्चुअली रिलेटेड विथ द इशू ऑफ हिडन हंगर। ये शब्द मैंने कभी यहाँ पे मतलब यूज नहीं किया है पीडीएफ में, लेकिन दिस होल टॉपिक इज रिलेटेड विथ हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब समझ में आता है आप लोगों को, व्हाट डू मीन बाय हिडन हंगर। हंगर तो समझ में आता है, भूख लगना, खाना ना मिलना, है ना, वो तो समझ में आता है। वो तो अभी लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को, कि हंगर भी कुछ एक चीज़ था, लोग भूल चुके हैं। अभी भूख लगेगा वो सोच के पहले ही खा लेते हैं लोग। अभी हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि रात को खाना है, भूख लगे या ना लगे हम लोग खा लेते हैं, है ना। भूख हम लोग महसूस ही नहीं करते हैं, ऐसा हो गया। क्या है, हाँ बताओ बताओ, हिडन हंगर मतलब क्या है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, हम लोग पेट तो भर रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक इसी के ऊपर है, तो वो देखते हैं एक बार। इंडिया इज अंडरगोइंग ए डाइटरी ट्रांजिशन फ्रॉम कैलोरी सफिशिएंसी टू न्यूट्रिशन एडेक्वेसी डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर। हम लोग लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। A notion of continues to battle malnutrition, micronutrient deficiency and rising lifestyle diseases, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को एक्चुअली आप लोग लिंक कर सकते हो, एक वर्ड में दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हंगर पैराडॉक्स। ये डायरेक्टली लिंक नहीं होता है लेकिन मैं बता सकता हूँ आप लोग को। हंगर पैराडॉक्स ये क्या है, वी आर द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर, है ना। At the same time, we have around 23.5 crore multidimensionally poor people. इंडिया में multidimensionally poor people around 230 million है, मतलब around 23 crore people who are malnourished or multidimensionally poor. लेकिन we are what? We are one of the largest food producer of the
world at the same time. ये पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स मतलब at the same time two alternatives are existing at the same time. ये दो उल्टा चीज है ना. एक देश जो सबसे बड़ा क्या है फूड प्रोड्यूसर है, उसी देश में बहुत लोग क्या है हंगरी है मतलब, है ना, वो बहुत बड़ा इशू है. तो आगे बढ़ते हैं. दिस कॉल्स न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय इनोवेशन, फंक्शनल फूड्स, स्मार्ट प्रोटीन्स. अभी ये सब प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें हैं, हम लोग ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एडवांसमेंट हम लोग देख लेते हैं. फंक्शनल फूड्स क्या है एक बार ये देखते हैं. मतलब ये सब ऑल्टरनेटिव्स है. देखिए ये हिडन हंगर को सोल्व करने के लिए, जो न्यूट्रिशनल इशू है ना, इन सब को सोल्व करने के लिए ये क्या है, ये सब कुछ मतलब एडवांस टेक्नोलॉजिकल और एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जो एनरिचमेंट करेगा, न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट करेगा. फंक्शनल फूड्स क्या है? व्हिच आर फूड्स आर फोर्टिफाइड विद बायोएक्टिव कंपाउंड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल फोर्टिफाइड ऑयल्स, प्रोबायोटिक योगर्ट्स, मिलेट्स. अभी देखिए फोर्टिफिकेशन मतलब क्या, एडिशन टू स्पेसिफिक मिनरल्स टू द नॉर्मल फूड्स. जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं ना, उसी में क्या करेगा, एडिशनली क्या करेगा, जो एडिशनल मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल्स वगैरह चाहिए, वो ऐड करके वो सर्व किया जाएगा. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स. स्मार्ट प्रोटीन्स, ये प्लांट बेस्ड हो सकता है, फर्मेंटेड हो सकता है. ठीक है, कल्टिवेटेड मीट, कल्टिवेटेड मीट मतलब लैब ग्रोन मीट, ये मिलता है, पता है कि नहीं? वो मुझे मालूम नहीं, वो एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. ठीक है, वो सब वर्ड जो आपने यूज़ किया है अभी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव चीज़, लैब ग्रोन मीट है. मतलब ये क्या होता है ना, इसको आप बोल सकते हो कि मतलब हाँ वो बोल सकते हो आप एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट है. मतलब आपको मारना नहीं पड़ता है. ठीक है, सेल लेके आ जाओ, ठीक है, लैब में ग्रोन कर लेंगे. ठीक है, उसको तो लैब ग्रोन मीट है वो. ठीक है, नहीं बॉयलर को तो मारना पड़ता है. ठीक है, उसको तो मारना पड़ता है, किसी को नहीं मारना होता है. आप क्या करेंगे, एक सेल लेके आएंगे, उसी सेल को हम लोग कल्टीवेट करके क्या करेंगे, वो मीट बना देंगे उसका. ठीक है, उसमें कोई जान नहीं डालेंगे, वो खाने वाला मीट होगा सिर्फ, वो छल के नहीं जाएगा. मतलब विल नॉट क्लोन एनीथिंग, विल जस्ट डेवलप दैट मीट फॉर कंजम्पशन. उसमें टेस्ट वगैरह सेम रहेगा. ठीक है, सेम टेक्सचर वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा. वो सिंगापुर में इम्प्लीमेंट हुआ है, वो हम लोग देखेंगे आगे, बहुत सारा जगह में हुआ है. यस, फोर्टिफिकेशन एंड बायोफोर्टिफिकेशन, एनरिचमेंट ऑफ स्टेपल्स, राइस विथ सॉल्ट विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैंने बोला ही थोड़ी देर पहले, विथ आयरन, जिंक एंड फोल्टे, है ना. एंड डेवलपिंग न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स थ्रू ब्रीडिंग. इंटर ब्रीडिंग कर सकते हैं कि जो एक न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप है और एक नॉर्मल क्रॉप है, उन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग करके हाइब्रिड क्रॉप हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं. नॉर्मल जो फोर्टिफिकेशन है वो क्या है, प्रोड्यूस हो गया है, उसके साथ सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जिंक, आयरन, ये सब हम लोग क्या करेंगे, मिनरल्स ऐड करके हम लोग सर्व कर देंगे. ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, जब मतलब वो बड़ा होगा तभी हम लोग उसको क्या करेंगे, इंटरब्रीडिंग करके उसका जो मतलब न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, वो मतलब ऐसा क्रॉप सृष्टि होगा, मतलब क्या होगा कि उसका जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है वो सब क्या होगा, अच्छा होगा. मतलब हाई न्यूट्रिशियस फूड विल बी डेवलप. ओके, देन प्रिसीजन न्यूट्रिशन, ये तो बहुत एक बड़ा मार्केट बन चुका है अभी. डाइट रिकमेंडेशन है ना, डाइटियंस अभी बहुत लोगों को चाहिए होता है. ये व्हाई इंडिया नीड्स देम, ये मैंने एक मैप दिया है, आप लोग अगर देख सकते हैं, ये विजिबल है यहाँ पे. मैंने यहाँ पे ये मैप आप लोग मिल जाएगा पीडीएफ में, अभी अगर विजिबल नहीं है तो यहाँ पे मैंने दिए के रखा है कि स्टंटेड चाइल्ड कितना है, अंडरवेट कितना है, ठीक है, वेस्टेज चाइल्ड कितना है. ठीक है, ये बहुत बड़ा परसेंटेज में है. मतलब 35.5% इंडियन चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, 32% आर अंडरवेल्थ. ओके, अंडर नोरिश भी बहुत है. तो ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से होता है. एनीमिया का इशू बहुत बड़ा है. ठीक है, इंडिया में अराउंड 50% वोमेन फेस एनीमिया, मतलब 1 out of 2 every woman face anemia. Rising lifestyle disease, India is projected to have over 80 million diabetics by 2045. आसाम में यह शायद और ज़्यादा होगा. ठीक है, हर घर में ही डायबिटिक पेशेंट है. अभी तो मुझे ऐसा कोई मतलब घर दिखता ही नहीं जहाँ पे कोई भी डायबिटिक पेशेंट है ही नहीं. मतलब हर घर में ही किसी ना किसी को क्या है, डायबिटीज है ही. ठीक है, प्रोटीन गैप, एवरेज पर कैपिटा प्रोटीन इंटेक इन इंडिया इज 47 ग्राम पर डे, बट ग्लोबल एवरेज कितना है, ग्लोबल रिकमेंडेशन कितना है, 60 ग्राम पर डे होना चाहिए.
और ये बहुत बड़ा एक इशू भी है कि बहुत लोग ये है कि प्रोटीन ही कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है, बाकी नहीं खाते हैं, सिर्फ क्या करते हैं रेड मीट खाते रहते हैं, नहीं तो मतलब कोई भी मीट खाते रहते हैं, ठीक है, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब नहीं मिलता है। तो उसके वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया है, मतलब बिकॉज रेड मीट जनरली आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर आवर बॉडी, तो वो क्या होता है, वो अंदर ही रह जाता है, इट अल्टीमेटली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, ठीक है, मतलब वो होता है, वो भी इशू है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक रिपोर्ट है, मतलब ये एवरेज के बारे में बोल रहा है। Ensuring nutritional security is an essential human capital. It will achieve SDG 2, zero hunger, SDG 3, good health, and Article 47, raise, develop nutrition. ये किस चैप्टर में आता है 47? फंडामेंटल राइट्स। हाँ, यस, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास SDG याद करके आओ, ठीक है। इस चक्कर में मत आना, ऐसा मत करना कि सर SDG पूछेंगे हम जाते ही नहीं हैं, ठीक है, ये मत करना, SDG याद करके आना। पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया है, फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम लिया गया है FSSAI के द्वारा, मैंडेट फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, एडिबल ऑयल एंड मिल्क, विटामिन मिनरल्स इन गवर्नमेंट स्कीम्स। स्मार्ट प्रोटीन मिशन लिया गया है कि प्लान बेस्ड मतलब R&D एनकरेज R&D एंड स्टार्टअप्स इन प्लान बेस्ड एंड कल्टिवेबल प्रोटीन टेक्नोलॉजीज, इन सब में R&D करने के लिए, देखिए लैब ग्रोन मीट के लिए करने के लिए आपको तो R&D करना पड़ेगा ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, तो तभी तो ये सब मतलब हो पाएगा, है ना। मिलेट प्रमोशन, अभी देखिए मिलेट इट इज कंसिडर्ड एज ए सुपर फूड, इट इज हाईली न्यूट्रिएंट रिच, ओके, इट इज हाईली न्यूट्रिएंट रिच मिलेट्स, ठीक है, इन सबको भी कंज्यूम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, मिलेट मिशन भी प्रमोट किया जाता है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 2023 में, ये प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 2023 वी हैव सेलिब्रेटेड व्हाट, मिलेट ईयर, ठीक है, ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम लोगों ने किया था। PM पोषण, पहले जो मिड डे मील था अभी उसको क्या बोलते हैं, PM पोषण बोलते हैं, इंक्लूड्स लोकली सोर्स फोर्टिफाइड फूड्स, मिलेट्स फॉर स्कूल न्यूट्रिशन। इसमें और एक ऐड करना मैं भूल गया, अभी याद आ रहा है मुझे, ईट राइट मिशन, ईट राइट मिशन, ये FSSAI ने ही वो शुरू किया था। इट इज़ ए कैंपेन, इट इज़ ए अवेयरनेस कैंपेन, एक्चुअली इट इज़ ए अवेयरनेस कैंपेन कि लोगों को न्यूट्रिशियस चीज़ें खाना चाहिए, लाइफस्टाइल सही करना चाहिए, ठीक है, सॉल्ट कंजम्पशन एंड शुगर कंजम्पशन क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, तो इन सब के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन था, ईट राइट कैंपेन, ठीक है। India is currently stand at a transformative crossroad, integrating traditional nutrition programs with food tech driven innovations. Global comparison थोड़ा देख लेते हैं। सिंगापुर में क्या गया, फर्स्ट टू अप्रूव कमर्शियल सेल ऑफ कल्टिवेटेड चिकन, वो लैब ग्रोन चिकन के बारे में बोल रहे हैं। USA एंड यूरोपियन यूनियन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द स्मार्ट प्रोटीन स्टार्टअप्स, फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। जापान एंड साउथ कोरिया लीडिंग टू फंक्शनल फूड मार्केट्स। इंडिया इमर्जिंग इनोवेशन हब बट लैक्स रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड मार्केट स्किल फॉर स्मार्ट प्रोटीन्स। स्मार्ट प्रोटीन्स मतलब क्या, जो टारगेटेड हो, जो न्यूट्रिएंट रिच हो। चैलेंजेस क्या है, पब्लिक स्पेक्टिसिज्म, वो तो है ही कि ये लैब में मतलब ग्रोन किया हुआ है, कैसे खा सकते हैं हम लोग, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है ना, वो तो है ही एक इशू। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रमोट अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंट लेबलिंग एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड R&D, अभी देखिए R&D करने के लिए हमेशा ही पैसा बहुत चाहिए होता है, और हमारे देश के पास पैसा इतना है नहीं, R&D बजट भी हम लोग का कम है। स्ट्रेंथन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लुक यूनिफॉर्म रेगुलेशंस, अपडेट FSSAI एंड DPT गाइडलाइंस। परसिस्टेंट न्यूट्रिएंट्स इनइक्वालिटी तो वो है ही, उसके लिए आपको एक्सपांड फोर्टिफिकेशन करना है, पब्लिक फीडिंग स्कीम लाना है। कंज्यूमर एफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस, अभी इंडिया का जो कंज्यूमर है वो सब कुछ चीज़ क्या नहीं कर सकता है, एफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज पैसा कम है ना। एज ए इकोनॉमी वी आर वेरी पोर नहीं बोलेंगे, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, है ना। पार के बेटा अभी देखिए, अभी हम लोग ये मतलब बोलते रहते हैं कि मतलब हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, ठीक है, हाँ 4th लार्जेस्ट बन चुके हैं अभी, है ना। हम लोगों ने UK को क्या कर दिया है, पीछे कर दिया है। अभी UK का पॉपुलेशन हम लोगों का 1/4 है, ठीक है, हम लोगों का पॉपुलेशन है 140, उन लोगों का पॉपुलेशन अराउंड 25-26 ऐसा कुछ होगा। अभी हम लोग 140 करोड़ लोगों ने मिलके उस 25 करोड़ लोगों को हराया है, ठीक है। मतलब एक क्रिकेट टीम है जहाँ पे 4 लोग बैटिंग कर रहे हैं
और एक क्रिकेट टीम है जहाँ पे 100 लोग बैटिंग कर रहे हैं, उन 100 लोगों ने उस 4 लोगों का टीम को क्या किया है, हराया है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए पर कैपिटा इनकम हम लोग के पास कम ही है, ओवरऑल मतलब हो गया है, पर कैपिटा बहुत कम है। पर कैपिटा ही तो मैटर करता है ना, मेरे पास पैसा कितना है, जनता के पास पैसा कितना है, उसी से तो कंजम्पशन वगैरह ये सब चलेगा, है कि नहीं। तो वही इशू है। वे हेड क्या कर सकते हैं, वे हेड मतलब कि सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है, बैलेंस पाथ, बिल्ड स्मार्टर न्यूट्रिशन इकोसिस्टम, प्रमोट सस्टेनेबल फूड स्टार्टअप्स, फ्रेम इंडिया स्पेसिफिक डाइटरी इनोवेशन पॉलिसीज, बैलेंसिंग न्यूट्रिशन, अफोर्डेबिलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये आप लोग देख लीजिए एक बार। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी ऑन द राइज ग्लोबली। इस पे ये देखिए, ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डाटा। इस पे मैंने ढेर सारा बहुत कुछ दिया है आप लोगों को, सिग्निफिकेंस वगैरह क्या 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 होगा, लेकिन इससे आप लोगों को क्या अपडेट करना है, डाटा अपडेट करना है, ये इस डाटा को आप लोगों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अभी देखिए नवंबर मंथ में, आई थिंक नवंबर 22 से G20 समिट शुरू हो रहा है। अभी G21 हो गया है, लेकिन नाम फिर भी वही है, G20 समिट शुरू हो रहा है। तो G20 का ही एक एक्सपर्ट कमिटी ने ये ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, इससे मतलब इंडिया का इनइक्वालिटी नहीं, पूरा मतलब वर्ल्ड का इनइक्वालिटी लेवल कैसा है उसके बारे में इसमें क्या क्या है, मतलब पब्लिश क्या है। इसमें क्या बोला गया है देखिए, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड अहेड G20 समिट हाईलाइट्स 83% ऑफ द कंट्रीज नाउ एक्सपीरियंसिंग हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी विच कंप्राइज ऑफ 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब जितना भी देश है उसका 83% कंट्रीज आर फेसिंग हाई राइज ऑफ इनइक्वालिटी। सब में ही मतलब ये जो इंडिया का जो इशू है ना कि 1% होल्ड्स 39% ऑफ द वेल्थ, इनइक्वालिटी राइज, वो 83% कंट्रीज में ही वो दिखा जा रहा है। ठीक है, डिस्पाइट रिकॉर्ड ग्लोबल GDP, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हैव बिकम मोर अनइक्वल। जो CEOs है, मैं अभी बता देता हूँ, जो कंपनीज का जो CEOs हैं उन सब का जो सैलरी है या पैसा है वो 50 टाइम्स क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन जो लेबर्स मतलब है नीचे का जो है उनका लेस देन 1% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये आगे मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये सब आप लोग यूज कर सकते हो इन योर मेंस आंसर राइटिंग। shows that across most countries capital share of national income has risen, labor rates has steadily declined. About the global inequality report क्या क्या है देखिए। अच्छा छोड़ो इसको। G20 कमिटी ने प्रिपेयर किया है, गिनी कोफिशिएंट, वेल्थ शेयर, इन सब के ऊपर लाया गया है। ठीक है, इट फाइंड्स कैपिटल इनकम इज राइजिंग फास्टर देन लेबर इनकम, मेकिंग इनइक्वालिटी ए स्ट्रक्चरल नॉन साइक्लिकल फीचर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमीज। क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं, कैपिटलिज्म में है। वी आर राइट नाउ इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। अभी पूरा दुनिया में ही क्या चल रहा है, कैपिटलिज्म ही चल रहा है। ठीक है, समहाउ वी आर फुलफिलिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मैंडेट नहीं बोलेंगे, जो मतलब एक एस्पिरेशंस है कि हम लोग को मिक्स इकोनॉमी बनना है। ठीक है, पहले तो हम लोग सोशलिस्ट थे, मतलब नहीं बोल सकते सोशलिस्ट थे, लेकिन हाँ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिस्ट। आफ्टर 1991 वी आर टिल्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक, but we are also fulfilling the socialistic principles like by promoting the schemes of Arunodaya scheme, okay, and then Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme, ये सब क्या है, ये सब socialistic principles को ही फॉलो करता है। ठीक है, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को शायद पढ़ाया है मैंने, कैपिटलिज्म सोशलिज्म पढ़ाया था ना, कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का डिफरेंस क्या है, आप लोगों को नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अभी तो समझ में नहीं आएगा, है ना। फाइंडिंग्स क्या क्या है, हाई इनइक्वालिटी, 83% of countries fall high inequality category. Population affected 90% of the world population lives in unequal economies. सबसे important वाला अभी आएगा। Capital versus labor share. Capital shares of national income increased in 56% countries, covering 74% global population, while labor share declined. ये देखिए, ये दादा देखिए, recessed 1% captured 41% of all new wealth, while bottom 50% received just, नीचे का जो 50% है वो क्या पकड़ के बैठा हुआ है, सिर्फ 1% वेल्थ, और जो टॉप 1% है वो कितना पकड़ के बैठा हुआ है, 41%। ऑलमोस्ट मतलब उल्टा ही है, नीचे का 50% 1% लेके बैठा है और ऊपर का 1% 41% लेके बैठा है। कितना हाई इनइक्वालिटी है ना। कैपिटल ओनरशिप,
85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्न्स नो कैपिटल इनकम। नो कैपिटल इनकम मतलब कोई कैपिटल एसेट नहीं है जिससे मतलब कॉन्टिन्यूसली कुछ इंटरेस्ट आता रहे या रेंट आता रहे या कोई डिविडेंड आता रहे, ऐसा नहीं है। मतलब लोग आ रहे हैं, मतलब पैसा इनकम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पैसा इनकम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ऐसा कोई कैपिटल एसेट नहीं बना पाए हैं। मतलब एसेट समझ में आता है ना, कैपिटल एसेट। एसेट इज दैट काइंड ऑफ ए मटेरियल थिंग दैट विल क्रिएट मोर मनी, उसी को कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, व्हिच विल क्रिएट मोर वेल्थ। उसी को ऊपर बेस करके मतलब आप और पैसा क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने घर खरीद लिया, ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, आपने घर खरीद लिया, उसको आपने रेंट पे लगा दिया। अभी वो तो कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर लिया था, वो तो घर आपके पास है ही, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली आपको क्या देता रहेगा, पैसा भी देता रहेगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो कैपिटल एसेट मतलब बहुत कम ही मतलब बन पाया है। 85% वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्न्स नो कैपिटल इनकम। शायद यहाँ पे जो लोग हैं, हम लोगों ने कभी कैपिटल एसेट नहीं क्रिएट किया है अब तक, है ना। तो वी आर प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस 85% पॉपुलेशन, है ना। सीईओ एंड वर्कर पे गैप सिंस 2019 एवरेज सीईओ पे रोज बाय 50% व्हाइल एवरेज वर्कर पे रोज बाय लेस देन 1%। सीईओ का जो पे हाइक है वो 50% से ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो लेबर क्लास है, मतलब लेबर क्लास नहीं बोलेंगे, मतलब नीचे का जो है उनका पे हाइक सिर्फ क्या हुआ है, 1% से भी नीचे हुआ है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट वेल्थ। अच्छा पहले ये तो बताइए, पब्लिक वेल्थ एंड प्राइवेट वेल्थ मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? पब्लिक वेल्थ एंड प्राइवेट वेल्थ, इसका मीनिंग क्या है? वेरी गुड। Private wealth is individual wealth and public wealth is a wealth which can be utilized by everyone, like roads, state run enterprises, है ना। state run enterprises मतलब समझ में आ रहा है ना, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह, है ना, ये सब हो, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी हो, मतलब जो पब्लिक के लिए क्या है अवेलेबल है, या मतलब जो पब्लिक यूज कर पाए, उसका क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। एंड प्राइवेट वेल्थ का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये हम लोग देख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर अभी बहुत ढेर सारा क्या हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ है, गवर्नमेंट बेच चुका है बहुत सारा स्टेट इंटरप्राइजेस, है कि नहीं। और प्राइवेट वेल्थ तो बढ़ाया हुआ है, सब कुछ क्या हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है, सब कुछ ही क्या हो रहा है, प्राइवेटाइज हुआ है ना। इंडिया में बहुत ढेर सारा जगहों में बहुत ढेर सारा स्कूल्स भी क्या हो रहा है, बंद हो रहे हैं। इवन द स्कूल्स आर शटिंग डाउन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। लोगों का मतलब क्या हुआ है, थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है, तो लोग प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो रह गए उन लोग, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इनइक्वालिटी क्या करना पड़ता है, उन लोगों को फेस करना पड़ता है। सोशल इनइक्वालिटी एज वेल एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उन लोगों को फेस करना पड़ता है। तो पब्लिक वेल्थ हैज सर्ज्ड व्हाइल पब्लिक वेल्थ हैज फॉलन, क्रिएटिंग फिजिकल स्ट्रेस इन मेनी नेशंस। कैपिटल वर्सेस लेबर, द इनइक्वालिटी डिवाइड। In today's global economy, income and wealth are increasingly concentrated in the hands of those who own capital. Obviously ना, जिसके पास कैपिटल है वो और पैसा इनकम करेगा, और वेल्थ उसके पास ही क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होके जाएगा। और जिसके पास कैपिटल था नहीं, वो सिर्फ क्या हो रहा है, हैंड टू माउथ चल रहा है, मतलब पैसा इनकम कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना, वो कभी वेल्थ जनरेट कर ही नहीं पाएगा। और जिसके पास ऑलरेडी वेल्थ आ गया है, मतलब कैपिटल एसेट बन चुका है, वो उसके ऊपर बेस करके और कैपिटल एसेट क्रिएट कर पाएगा। और जिसके पास नहीं है वो तो नहीं है, और जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगा, और ग्रो करता जाएगा, है ना। दैट्स व्हाई रिच आर गेटिंग रिच, है ना, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पोर आर गेटिंग पोरर। ये सही बात है मतलब। तो ये सब मैंने थोड़ा डायमेंशंस वगैरह दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह कर सकते हैं, वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से कम नहीं बन रहा है, वेल्थ टैक्स लगाइए कि आपका जो वेल्थ है उसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, है ना। कि ऊपर जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उससे थोड़ा गवर्नमेंट को क्या मिले, पैसा मिले, और गवर्नमेंट उस पैसे को क्या करे, यूटिलाइज करे नीचे के लोगों को ऊपर लाने के लिए, अपस्किल करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके, या कुछ भी करके, ठीक है। ये सब आपको करना है। टेक्नोलॉजिकल चेंज आपको करना है, रीस्किलिंग करना है, एआई एथिक्स फ्रेमवर्क्स। देखिए स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी देखिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक बात बोला था कि अभी जो एआई आया है ना, एआई विल इन्फ्यूज मोर इनइक्वालिटी। मुझे बता सकते हैं कैसे? एआई विल इन्फ्यूज मोर इनइक्वालिटी, बता सकते हैं?
तो जॉब खत्म हो जाएगा तो इनइक्वालिटी कैसे बढ़ेगा? एक तो चीज है कि जॉब खत्म हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो तो है। और एक बात बताइए, अभी देखिए क्या हुआ है चीज, एआई आने की वजह से जो जॉब लॉस है वो तो हो गया है, वो तो है ही, ठीक है। लेकिन एआई रिलेटेड जो स्किल्स हैं, एआई रिलेटेड जो स्किल्स हैं जो चाहिए एक कंपनी को चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, वो स्किल्स सीखने के लिए भी आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आप लोगों को ये ChatGPT का एक बताता हूं, मैं ChatGPT का आपको मैं प्लान बताता हूं, ठीक है, मतलब पैसा कितना लगता है वो बताता हूं। एक तो है फ्री, ठीक है, वो कभी कभी एरर देता है। फ्री से लेके 19,000 पर मंथ तक है इंडिया में जो है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे लोग ये तो नहीं कर सकते हैं, एफोर्ड नहीं कर सकते ना, ये हम लोग ये कर सकते हैं, या और एक प्लान है 399 का शायद, ChatGPT गो बोलते हैं उसको, यही कर सकते हैं मैक्स। तो ये भी नहीं कर सकते हैं भाई, है ना, ये भी बहुत मतलब कम लोग ही कर पाते हैं कि मंथ, ये ईयरली नहीं बोल रहा हूं, मंथली 399 है ना। जो अभी देखिए, पहले तो आपको मालूम पड़ना पड़ेगा कि आपको ये स्किल चाहिए, आपको वो तो अवेयरनेस होना चाहिए पहले बात। सेकेंड बात, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा, है ना। अभी जिसके पास पैसा होगा उसके पास क्या होगा, स्किल होगा, और जिसके पास स्किल होगा वही क्या करेगा, हमेशा जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो होल्ड करेगा, है ना। तो जो ऑलरेडी ऊपर थे वो और क्या होगा, ऊपर जाएगा, और जो नीचे था वो हमेशा क्या होगा, नीचे ही रहेगा। जो इनइक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी और क्या होगा, राइज होगा। और जो नीचे वाला लोग है वो ऊपर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ एआई। एआई एक तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो तो करेगा ही, ये भी करेगा मतलब, ठीक है। तो दिस आर वेरी बिग इश्यूज। तो ये एक बार देख लीजिए आप लोग, दिस आर वेरी इजी थिंग्स। मैंने यहाँ पे मतलब टॉपिक बताया है, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या होगा और आप हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही है, उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने ये सिंपली हाई कोर्ट्स को बताया है कि आपने जब जजमेंट दे दिया है, एक जजमेंट दे दिया है, उस जजमेंट को देने में आपको कितना समय लगा, उस केस को सोल्व करने में आपको कितना समय लगा, वो आप पब्लिकली बोल दीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल हाई कोर्ट्स टू पब्लिकली डिस्क्लोज द टाइम टेकन बाय जजेस to deliver verdicts after reserving the judgment. The directive aims to enhance judicial transparency and ensure timely delivery of justice. मतलब एक केस चला, उस केस को सोल्व करके जजमेंट देने में कितना टाइम लगा, मतलब वो बोलना है अभी। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगा, वही है चीज, ठीक है। इसमें एक बार ये देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस प्रमोट अकाउंटेबिलिटी करेगा, स्पीडी जस्टिस अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। इश्यूज क्या क्या है देखिए, यहाँ पे 2-3 इश्यूज है, ये सब आप लोगों को जानना चाहिए। अभी इंडियन जुडिशरी में अराउंड 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, अराउंड 5 करोड़ केसेस, ठीक है, 5 करोड़ अभी पेंडिंग है, वो सब चल रहा है। हाई कोर्ट में अराउंड 60 लाख केसेज आर देयर, ठीक है। वैकेंसीज बहुत ढेर चढ़ा है, 30 to 35% जुडिशियल वैकेंसीज इन हाई कोर्ट्स। जज टू पॉपुलेशन रेशियो अभी डिले होने का ये एक इशू है, जज टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है। इंडिया में कितना है, 21 जज पर मिलियन, लेकिन ग्लोबल रिकमेंडेशन कितना होना चाहिए, 50 पर मिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है, लिमिटेड कोर्ट रूम्स, स्टाफ शॉर्टेजेस, अनइवन डिजिटाइजेशन, तो इन सब के वजह से भी क्या होता है, डिले इन जस्टिस डिलीवरी होता है। तो ये सब इशू है, लेकिन ये हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह है कि फास्ट ट्रैक कोच होना चाहिए, ठीक है, एनडीजी बेस्ड डैशबोर्ड्स होना चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म्स होना चाहिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होना चाहिए फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ। लेकिन इस टॉपिक का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो आप लोग याद रखिए, दैट दे कि हाई कोर्ट्स नीड टू पब्लिकली से व्हाट टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द केस, कितना समय लगा वो पब्लिकली बोलना है। इससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू।